नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। मेरा नाम है मनदीप। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 10 अप्रैल 2025 और वार है वीरवार। जय श्री विष्णु देवाय नमः। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक खुला रहेगा पोर्टल, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में किसानों को बिजली संकट से जूझना पड़ेगा, इस बार डिस्कॉम ने घटाया लक्ष्य, बताएंगे पूरी खबर। लंबे समय से खाली पड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर होगी भर्ती, हरियाणा सरकार ने मानी मांग, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गेहूं उत्पादक किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक, मंडियों में मिल रहा है अच्छा भाव, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में टीजीटी टीचर्स की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, एचएसएससी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, बताएंगे पूरी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब साल में 2 बार मिलेगा वर्दी भत्ता, बताएंगे पूरी खबर। पोस्ट ऑफिस का नया सेविंग प्लान, हर महीने करे 5,000 रुपए से निवेश, इतने टाइम में हो जाएगा पैसा डबल, बताएंगे पूरी खबर। आपकी छोटी सी गलती से हो सकता है मोटा नुकसान, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में इन्हें भूल कर भी मत बनाना गवाह, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से 10 अप्रैल तक थे, लेकिन अब इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह सूचना सेना भर्ती कार्यालय अंबाला द्वारा जारी करी गई है। यह भर्ती हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। वहीं हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़ की महिला उम्मीदवार भी आवेदन में आमंत्रित किए गए हैं। पुरुष उम्मीदवार 2 ट्रेडों के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह अवसर सेना में शामिल होने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हरियाणा के किसानों के लिए खरीफ सीजन में एक नई चुनौती सामने आ रही है। इस बार किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। खासकर धान जैसी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है और प्रदेश के अधिकांश किसान ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जो बिजली पर आधारित होते हैं। ऐसे में यदि बिजली की आपूर्ति में कमी आती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ना तय है। हरियाणा में चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती करी गई है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस वर्ष एग्रीकल्चर कैटेगरी के लिए 930 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 932 करोड़ यूनिट था, यानी करीब 2 करोड़ यूनिट की कटौती करी गई है। वहीं ट्यूबवेल कनेक्शनों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जनवरी 2024 तक प्रदेश में 6,89,217 ट्यूबवेल थे, जो जनवरी 2025 तक बढ़कर 7 लाख हो गए। इस दौरान कुल 12,873 नए बिजली आधारित ट्यूबवेल जुड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आपूर्ति घटा दी गई है। यह स्थिति आगामी खरीफ सीजन के किसानों के लिए संकट का कारण बन सकती है। समय पर सिंचाई न हो पाने के कारण फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उत्पादन में भी गिरावट और आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की फिलहाल आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों पर पाबंदी हटा दी है। इस निर्णय में लंबे समय से स्टाफ की कमी झेल रहे महाविद्यालयों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि अब तक स्टाफ की कमी के चलते इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। मंगलवार को उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा सभी प्रधानाचार्यों, प्रबंधक समितियों और संबंधित महाविद्यालयों को पत्र भी जारी करके इस निर्णय की जानकारी दे दी गई है। हरियाणा में कुल 97 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिनमें वर्ष 2019 में आखिरी बार भर्तियां की गई थी। इसके बाद से लगातार पद रिक्त होते गए और स्थिति खराब होती चली गई। वर्तमान में केवल 38 महाविद्यालयों में ही प्रिंसिपल नियुक्त हैं, जबकि शेष पद खाली हैं। जबकि नियमों के अनुसार टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के लिए नियमित प्रिंसिपल की मौजूदगी अनिवार्य है। प्रदेश में टीचिंग फैकल्टी के 2,872 और नॉन टीचिंग के लगभग 800 पद हैं, जिनमें से लगभग 48% पद रिक्त पड़े हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में पिछले 12 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। वहीं जाट कॉलेज रोहतक में 2014 में आखिरी भर्ती हुई थी। हरियाणा एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन एवं अन्य संगठनों ने लंबे समय से सरकार से भर्तियों की मांग करी थी। आखिरकार सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है और नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
हरियाणा में खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और कटाई का काम भी तेजी से चल रहा है। हाथ से कटाई और कंबाइन मशीनों से फसल निकालने के साथ साथ ही प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक भी शुरू हो गई है। खासकर बल्लभगढ़ अनाज मंडी में किसानों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ न केवल आसपास के गांवों से बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी किसान अपनी फसल ट्रॉलियों में भरकर मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में प्रतिदिन हजारों क्विंटल गेहूं की आवक हो रही है। किसानों को गेहूं का उचित मूल्य भी मिल रहा है, जिससे उनके चेहरे पर संतोष और राहत साफ नजर आ रही है। तोल प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, जिससे किसानों को फसल बेचने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। एक किसान ने बताया कि वह 250 क्विंटल गेहूं लेकर मंडी पहुंचे थे और उनकी फसल आते ही बिक गई। किसानों का कहना है कि इस बार नमी या अन्य कारणों से अनावश्यक आपत्तियां नहीं लगाई जा रही है, जिससे उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि फसल की पेमेंट में थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। सरकार का दावा है कि 72 घंटे में भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन आमतौर पर 4 से 5 दिन लग जाते हैं। फिर भी किसानों को समय पर पैसा मिल रहा है, जिससे वे संतुष्ट हैं। इस बार मौसम भी अनुकूल रहा, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा हुआ। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को इस सरकारी रेट का लाभ भी मिल रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की TGT भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया है कि वह 27 जुलाई 2024 को घोषित परिणाम के आधार पर कोई भी नियुक्ति पत्र जारी न करे। साथ ही आयोग पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला TGT की विभिन्न विषयों से जुड़ी भर्ती से जुड़ा है, जिसकी प्रक्रिया 1 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। परीक्षा आयोजित करने के बाद आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की और आपत्तियां मांगी। हालांकि उम्मीदवारों की आपत्तियों का निपटान किए बिना आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी परिणाम घोषित करने के बाद अपलोड कर दी। इस पर कुछ उम्मीदवारों ने अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करी। कोर्ट ने जब आपत्तियों के निपटान से संबंधित मूल रिपोर्ट मांगी, तो आयोग केवल फोटोस्टेट प्रतियां ही प्रस्तुत कर पाया। इस पर नाराज होकर जस्टिस त्रिभुवन दैया की खंडपीठ ने आयोग के सचिव पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिसे बाद में यह स्पष्ट होने पर माफ भी कर दिया गया कि मूल रिकॉर्ड आयोग के अध्यक्ष के पास था। कोर्ट ने आयोग को विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी योग्यता और आपत्तियों के निपटारे के आधार पर विस्तृत उत्तर दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई 2025 को होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर सामने आई है। अब एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिलेगा। पहले यह भत्ता केवल जुलाई माह में दिया जाता था, लेकिन अब कर्मचारियों की मांग पर इसे साल में 2 बार देने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता कर्मचारियों की वर्दी या अन्य आवश्यक पोशाक की खरीद और रखरखाव के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 में जारी सर्कुलर के अनुसार वर्दी भत्ते में ड्रेस अलाउंस के अलावा किट मेंटेनेंस अलाउंस और शूज अलाउंस भी शामिल है। हालांकि इस व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद से ही यह विषय विवादों में रहा है। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से इस भत्ते को साल में 2 बार करने की मांग करी जा रही थी, जिसे अब स्वीकार कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित करी गई थी। सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटरक्षक बल के अधिकारियों को 20,000 रुपए वार्षिक वर्दी भत्ता दिया जाता है। वहीं सैन्य, नर्सिंग सेवा, दिल्ली पुलिस, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स विभाग जैसे विभागों के कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष भत्ता मिलता है। इसके अलावा रक्षा सेवाओं, CAPF, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और रेलवे स्टेशन के मास्टर जैसे कर्मियों को भी 10,000 रुपए वार्षिक वर्दी का भत्ता दिया जाता है। अब यह भत्ता साल में 2 बार मिलने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। अगर आप किसी सुरक्षित और भरोसेमंद सेविंग प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF स्कीम के आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न की चाह रखते हैं। PPF स्कीम में निवेश करने पर सरकार की गारंटी होती है और इसमें मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इस योजना में आप न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं। इस पर वर्तमान में 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है, जो तिमाही आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, तो सालाना 60,000 रुपये और 15 साल में कुल 9 लाख रुपए का निवेश आप कर सकेंगे। 7.1% सालाना कंपाउंड ब्याज के अनुसार आपको तकरीबन 7,27,284 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह मैच्योरिटी पर आपको लगभग 16,27,284 रुपये मिलेंगे। इस स्कीम की एक और खास बात यह है
कि इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं होता। यह पूरी तरीके से सुरक्षित योजना है। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस के अलावा कुछ चुनिंदा बैंकों में भी खोल सकते हैं। टैक्स बचत की बात करें तो इस स्कीम को ट्रिपल ई कैटेगरी में रखा गया है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स में छूट भी मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की आय सीमा में छूट का लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर पीपीएफ स्कीम पर एक भरोसेमंद इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर पीपीएफ स्कीम एक भरोसेमंद, सुरक्षित और फायदेमंद सेविंग प्लान है जो दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से समझना जरूरी है। यह आपकी जीवन भर की कमाई का निवेश होता है, इसलिए रजिस्ट्री के समय किसी भी गलती से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि वह एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो और उस पर कोई कानूनी विवाद या केस ना चल रहा हो। हमेशा स्पष्ट स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी ही खरीदें। मालिकाना हक की जांच करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एक ही प्रॉपर्टी पर कई दावेदार हो सकते हैं। इसके लिए कागजातों को अच्छी तरह से जांच करें और आवश्यकता अनुसार किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। सरकार ने गवाहों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। गवाह की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति गवाह नहीं बन सकते। खरीदार और विक्रेता गवाह की भूमिका नहीं निभा सकते। गवाह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी पहचान को पुष्टि कर सके और जिसे कानूनी प्रक्रिया की समझ हो। गवाह के तौर पर चुने हुए व्यक्ति के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और हालिया फोटो साथ रखें। कुछ कार्यालयों में बायोमेट्रिक सत्यापन भी होता है। यदि आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किसी प्रॉपर्टी सलाहकार या वकील से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर रजिस्ट्री को लेकर लापरवाही देखी जाती है, जिससे बाद में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब ग्रामीण रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और उचित दस्तावेज रखना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। आपका दिन मंगलमय हो।